नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विक्रम गुप्ता। स्वागत है आप सभी का पोर्टेबल पाठशाला में। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं 1962 के वार के बारे में, जो इंडिया और चाइना के बीच लड़ी गई थी। तो डिस्कस करने से पहले हम लोग देखते हैं कि इंडिया और चाइना के रिलेशन क्या थे। 1947 में भारत को आज़ादी मिली है। उसी के आसपास 1949 में चाइना का गृह युद्ध समाप्त होता है और उसमें कम्युनिस्ट की जीत हुई। और उसमें जो दूसरा पक्ष था नेशनलिस्ट का, उन्होंने ताइवान में जाकर एक रिपब्लिक ऑफ चाइना नाम का देश बनाया और कम्युनिस्ट ने पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना की, जिसे हम आज चाइना के नाम से जानते हैं। जो मेनलैंड चाइना है और ताइवान यानी कि रिपब्लिक ऑफ चाइना को आज भी बहुत से देश रिकॉग्नाइज नहीं करते, उसे इंडिपेंडेंट नहीं मानते मेनलैंड चाइना के दबाव में आकर। लेकिन अभी बहुत सारी डेवलपमेंट हो रही है इस रीजन में। अब इंडिया और अमेरिका ताइवान का खुलकर समर्थन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इसका दर्जा डिस्प्यूटेड है पूरे वर्ल्ड में। वहीं दोनों देश इंडिया और चाइना के रिश्ते शुरुआत में बहुत अच्छे थे और भारत ने चाइना का हर जगह बहुत ज़्यादा समर्थन किया है। भारत ने ही पहली बार चाइना को एक देश की मान्यता दी थी, लेकिन दुनिया में सब चाइना का विरोध करते थे क्योंकि चाइना एक कम्युनिस्ट देश था। इसलिए सारे पश्चिमी देश इसके खिलाफ थे। ये सब जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, ये सब मिलकर यूनाइटेड नेशन में चाइना की एंट्री को ब्लॉक कर देते थे और हर इंटरनेशनल फोरम पे चाइना को अलग थलग कर देते थे। लेकिन भारत ने इसका पूरा समर्थन किया और यूएन में जाने का रास्ता भी भारत ने ही चाइना के लिए साफ किया था। यहाँ तक कि जब 1960 में भारत को यूएन में वीटो पावर दिया गया, तो हमारे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने तो यह कहकर ठुकरा दिया कि हम तो नॉन अलाइंड कंट्री हैं और हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसे चाइना को दे दें। यानी कि एशिया में किसी एक देश को वीटो पावर मिलना था, जो कि चाइना को मिल गया। और ये जवाहरलाल नेहरू की सबसे बड़ी गलतियों में से एक माना जाता है, वीटो पावर का छोड़ देना। और अभी हमारी कंट्री यूएन में परमानेंट सीट और वीटो पावर की मांग सदियों से कर रही है और बहुत सी कंट्री हमारा सपोर्ट भी करने लगी है अब। लेकिन देखते हैं ये कि कब तक संभव हो पाता है। चाइना में एक तरफ थे माओ जेडोंग, जो कि चेयरमैन कहलाते थे, चेयरमैन ऑफ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। ये इनकी ऑफिशियल पोस्ट थी, जो एक तरह की प्रेसिडेंट की पोस्ट है। और ये चाइनीज सिविल वॉर में कम्युनिस्ट पार्टी को लीड करने वाले सबसे बड़े नेता थे। इसलिए चाइना के आइडियोलॉजिकल पावर इन्हीं के दम पर थी। इन्हीं की आइडियोलॉजी जो थी माओइज्म की, इसी के दम पर चाइना आज भी चलता है। हालांकि अभी तो काफ़ी कुछ बदलाव आए हैं, मार्केट इकोनॉमी है अभी तो, लेकिन फिर भी माओइज्म अभी भी मेन प्रिंसिपल है चाइना में। उन्हीं के साथ एक दूसरे नेता था जिनका नाम है जाओ एन लाई, जो कि प्रीमियर थे। प्रीमियर का मतलब है प्रधानमंत्री यानी कि पीएम, जो एक एग्जीक्यूटिव पोस्ट है। इन्हीं के कारण 1962 का युद्ध हुआ था। तो आपको ये दोनों नाम याद रखने हैं, ये दोनों नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है चाइना की हिस्ट्री में। देखिए 1950 में चाइना के बनते ही अगले साल उन्होंने तिब्बत पे आक्रमण किया और तिब्बत जो एक सेमी ऑटोनोमस किंगडम था, यानी उसे कुछ हद तक वहाँ पर अलग लीडर था, जिसका नाम था दलाई लामा। वो वहाँ के स्पिरिचुअल और पॉलिटिकल लीडर हुआ करते थे। ये देखिए, ये है तिब्बत, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये वाला रीजन जो है तिब्बत कहलाता था, जिसे अभी दो हिस्से में डिवाइड कर दिया गया है। तो तिब्बत को इन्होंने अपने कब्जे में ले लिया। तिब्बत एक सेमी ऑटोनोमस किंगडम था और ये अपनी सरकार चला रहा था। और चाइना की सरकार ने कहा कि क्योंकि तिब्बत कभी न कभी किसी न किसी तरह से हिस्टोरिकल चाइना का हिस्सा रहा है और हमारा इस पर कब्जा है, तो हम इसे अपने कब्जे में ले लेंगे। तो जैसे ही चाइना ने तिब्बत पे अपनी आर्मी भेजी और उसे अपने में एनेक्स कर लिया, तो भारत ने इसका विरोध नहीं किया और इसी के कारण भारत और चाइना का डायरेक्ट बाउंड्री जुड़ गई। पहले बीच में तिब्बत आया करता था, जो कि भारत और चाइना के बीच बफर स्टेट का काम किया करता था। लेकिन तिब्बत के कब्जे के बाद तिब्बत से हमारी बॉर्डर ख़त्म हो गई और हमारी बॉर्डर अब चाइना से जाकर लग गई।
1954 में भारत और चाइना ने पंचशील एग्रीमेंट को साइन किया था, जिसके अंतर्गत 5 प्रिंसिपल थे, जिसके जिसे जैसे कि पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, जिसका मतलब है एक दूसरे पर कभी हमला नहीं करेंगे, एक दूसरे की संप्रभुता को हम हानि नहीं पहुंचाएंगे और उसका सम्मान करेंगे। और इसी के तहत इंडिया ने ये मान लिया कि तिब्बत अब चाइना का हिस्सा है और इसके एनेक्सेशन के खिलाफ हम कभी इंटरनेशनल फोरम में कुछ नहीं बोलेंगे। दुनिया के कई देश तिब्बत के फेवर में थे और उन्होंने चाइना का विरोध भी किया था, जैसे कि अमेरिका ने कहा कि ये गलत है और इस कारण सही नहीं है, और वहीं भारत ने कुछ नहीं बोला। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने पार्लियामेंट में ये कहा कि चाइना का तिब्बत के साथ हिस्टोरिकल और कल्चरली अधिकार रहा है, तो इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए और चाइना सही कह रहा है। अब हम बात करते हैं बाउंड्री डिस्प्यूट की। भारत और चीन के बीच बाउंड्री का जो डिस्प्यूट था वो एक बड़ा कारण था 1962 के युद्ध का। इनफैक्ट मेन कारण ही यही था। ये बॉर्डर डिस्प्यूट बहुत लंबे समय से चला आ रहा है नहीं है, क्योंकि 1950 के बाद से डिस्प्यूट ने जब जन्म लिया है, जब भारत में ब्रिटिश राज था और चाइना में अलग अलग शासक के द्वारा रूल किया जाता था, तब से ही बाउंड्री सही मार्क नहीं थी, यानी ऐसी कोई लाइन नहीं थी कि यहाँ से चाइना है और यहाँ के बाद इंडिया शुरू हो जाता है। ऐसा एक ही हिमालय का जो पर्वत वाला एरिया है, इतनी ऊंचाई पर ज़्यादातर कंट्रोल नहीं रहा है किसी भी देश का, पूरी तरह से एडमिनिस्ट्रेशन नहीं रहा है। तो जो लोकल राजा होते थे, जो लोकल किंगडम होते थे, उनके बीच में आपस में जो एरिया ट्रेडिशनली होती थी, नेचुरली बॉर्डर मान लिया करते थे, जैसे कि किंगडम ऑफ तिब्बत और किंगडम ऑफ लद्दाख के बीच में जो नेचुरल लाइन थी उसी को बाउंड्री मान ली गई। यहाँ पे बताता हूँ इस मैप में, जैसे यहाँ पे किंगडम ऑफ तिब्बत है ऊपर में और ये है लद्दाख वाला रीजन, तो ये इन दोनों के बीच में जो भी नेचुरल बाउंड्री है उसी को बाउंड्री मान ली गई थी। बाउंड्री मान ली गई और बाद में ब्रिटिश ने और चाइनीज एम्पायर ने भी इसी को बाउंड्री मान ली। दूसरी ओर नेचुरल बैरियर ईस्टर्न आर में, यानी कि अरुणाचल प्रदेश वाले एरिया में जो पहाड़ थे हिमालय के, उसी को नेशनल बैरियर्स मान लिया गया। जैसे कि ये वाला हिस्सा, ये हिमालय का उत्तरी छोर है जो कि ऊपर का छोर, इसी को नेचुरल बाउंड्री मान लिया गया था। इस मैप में आपको अच्छे से दिखेगा, यहाँ पे ऊपर जो लाइन है ये हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है और इन्हीं बैरियर्स के टाइम में बनाई गई थी और उसे मैकमोहन लाइन को इंडिया के बीच और चाइना के बीच बाउंड्री मानी गई। और ये जो लाल रंग का हिस्सा दिख रहा है ये अरुणाचल प्रदेश है, लेकिन चाइना इसे साउथ तिब्बत कहता है, क्योंकि ऊपर में तिब्बत, यानी कि यहाँ ऊपर में तिब्बत का क्षेत्र है। जो चाइना का ये कहना है कि तिब्बत का हिस्सा है, इसलिए इसे साउथ तिब्बत कहते हैं। और यहाँ पे तवांग वाला जो एरिया है, ये तवांग वाला एरिया ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये भूटान, चाइना और इंडिया के बीच में इसे स्थित है। इसकी स्ट्रेटेजिकली काफ़ी इम्पोर्टेंट है और 1962 के युद्ध में भी चाइना की आर्मी ने तवांग से ही हमला किया था। वहाँ से घुसते हुए वो सब असम तक पहुँच चले आए थे। तवांग में एक फेमस बुद्धिस्ट मोनार्क भी है, आपको कल्चरली के तौर पर याद रखना है। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, नेफा, इसका मतलब है नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी। भारत सरकार ने 1954 में असम से अलग किया गया और इसे एरिया को नेफा एजेंसी को सौंप दिया गया। इस एरिया के कई बार नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर भी कहा जाता है और इसी नेफा एरिया को 1987 में इसे अरुणाचल प्रदेश बना दिया गया और इसे राज्य का दर्जा दे दिया गया। अब हम बात करेंगे अक्साई चीन की, जो हमारा दूसरा डिस्प्यूटेड एरिया है। ये एक नॉर्थ ईस्टर्न एरिया है जो कि अभी काफ़ी न्यूज में भी चल रहा है। नॉर्थ ईस्ट फील्ड कहलाता है ये वाला,
और यहाँ पे अक्साई चीन है, ये वाला एरिया अक्साई चीन है। यहाँ पे लद्दाख लद्दाख है। अक्साई चीन एक समतल जमीन का हिस्सा है जो कि काफ़ी ऊंचाई पर स्थित है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर है, इसलिए यहाँ ज़्यादा आबादी नहीं बसती है और में ज़्यादातर खाली यहाँ पे ज़्यादातर खाली पड़ा रहता है ये इलाका। लेकिन कुछ नोमैडिक ट्राइब वहाँ पर रहते हैं जो गाय बकरी को चराने के लिए इस ज़मीन का उपयोग करते थे। अक्साई चीन में ज़्यादा आबादी नहीं है, नाम मात्र की आबादी है वहाँ पर, इसलिए इसके कंट्रोल के लिए ज़्यादातर लोगों ने लड़ाई नहीं लड़ी और इस एरिया के कंट्रोल को लेकर कभी खास दिक्कत नहीं रही, क्योंकि यहाँ पर कोई लोग रहते ही नहीं थे। तो जो लद्दाख का एरिया था और तिब्बत का किंगडम था, उन दोनों के बीच ये बफर का काम करता था। उसके बाद नेक्स्ट 1956 में अक्साई चीन का जो इलाका है उसे चाइना ने एक हाईवे बना दी, एक रोड बनाई और ये रोड जिंगजियांग को कनेक्ट करता था तिब्बत से, जो लहासा जो कि तिब्बत की कैपिटल थी तक जाती है। तो इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए एक रोड बनाई गई और ये अक्साई चीन से होकर गुजर रही थी। तो भारत इसे अपना इलाका मानता था, इसलिए भारत को जब इसके बारे में पता चला तो दोनों के बीच में गर्मा गर्मी बन गई यहाँ। और इसके बारे में भारत को 2-3 साल तक पता ही नहीं था कि एक हाईवे भी बनाया गया है इस एरिया में। 1959 में हमें पता चला कि अक्साई चीन में एक हाईवे बना दिया गया है और इसके कारण भारत और चीन के बीच तनावपूर्ण स्थिति बन गई। ये आपको लाल कलर का रोड दिख रहा होगा जो कि यहाँ से स्टार्ट होकर के यहाँ तक लहासा तक गई है और यहाँ पे आता है हमारा अक्साई चीन वाला रीजन। उसी समय एक और महत्वपूर्ण घटना घटी। तिब्बत के लोगों ने चाइना की फौज के खिलाफ मोर्चा उठाया और उन्होंने एक रिवेल किया, लेकिन चाइना की आर्मी ने इसे पूरी तरह से नष्ट कर दिया। काफ़ी सारी यातनाएं दी गई चाइना की आर्मी के द्वारा, इसलिए दलाई लामा को भी वहां से भागना पड़ा और वे भागकर भारत आ गए और उन्हें भारत में शरण दी गई। जवाहरलाल नेहरू ने उनका स्वागत किया। ये आप देख रहे होंगे उनके स्वागत के समय का फ़ोटो है, जो कि वो तब काफ़ी यंग थे। और अभी का फ़ोटो आप देख के समझ ही गए होंगे, और अभी के फ़ोटो में आप पहचान नहीं रहे होंगे कि ये दलाई लामा है। उनका स्वागत किया और अपने दलाई लामा के शरण स्वागत किया। और इस बात को लेकर चाइना बार बार इशू उठाता है कि आपने दलाई लामा को शरण क्यों दिया और अब तिब्बत हमारा पार्ट है। तो दलाई लामा अब सिर्फ स्पिरिचुअल लीडर हैं, वो अपनी पॉलिटिक्स नहीं कर सकते चाइना में और उन्हें अपनी सारी पॉलिटिकल एक्टिविटीज बंद कर देनी चाहिए। और भारत ने उन्हें आज दिन तक शरण दे रखी है और मुझे लगता है कि जब तक ये जीवित रहेंगे तब तक ये भारत में ही रहेंगे। और तिब्बत की जो गवर्नमेंट इन एग्जाइल है, जो कि भारत में ही तिब्बत के बाहर से काम करती है, वो भारत से ही कमांड की जाती है। उनकी गवर्नमेंट भारत से ही काम करती है। और आपके लिए ये एक क्वेश्चन है, आप लोग मुझे ये बताइए कमेंट बॉक्स में कि तिब्बत का हेडक्वार्टर कहाँ पे है जो कि भारत में चलाया जाता है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दूं कि ये भारत के नॉर्थ में स्थित एक राज्य है। तो 1960 में चाइना के जो प्रीमियर थे जू एनलाई, वो भारत आए और उन्होंने इस बॉर्डर डिस्प्यूट के लिए एक सॉल्यूशन दिया। उन्होंने कहा कि स्टेटस क्यों रखते हैं, यानी कि स्थिति यथावत रखते हैं। आप नेपा पे कब्जा रखिए, नेपा पे भारत का अधिकार था, या अरुणाचल प्रदेश पर, और अक्साई चीन पे चाइना का कब्जा था। हालांकि भारत अपनी सेना को पेट्रोलिंग के लिए भेजा करता था, लेकिन वहाँ पे भारत की कोई चौकियाँ नहीं बनी थी। दूसरी चीज़, अक्साई चीन में बहुत
जो लाइन होगी, जो मैकमोहन लाइन है, उससे 20 किलोमीटर अंदर दोनों को अपनी फौज हटा लेनी चाहिए। लेकिन नेहरू ने इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि पहली चीज़, अक्साई चीन हम चाइना को देने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि वो भारत का हिस्सा था। और 20 किलोमीटर फौज को अंदर आने की बात हमने नहीं सुनी, क्योंकि चाइना लगातार अपनी पेट्रोलिंग बढ़ा रहा था उन एरिया में। और उन्हीं पेट्रोलिंग के कारण भारत और चाइना के बीच काफ़ी सारी झड़पें भी हुई 1959 से 1961 तक। और इन 2-3 सालों में कई भारतीय सैनिकों की मौत भी हो गई। और ऐसी घटना बार बार होती रहती थी, खास करके अरुणाचल वाले इलाके में। कोई 4 या 5 जवान पेट्रोलिंग के लिए निकला करते थे और वहाँ पे चाइना के जवानों के द्वारा उन्हें रोक दिया जाता था, गोलियां चलवा दी जाती थी। और इसी तरह की घटना से लगातार तनाव बढ़ता जा रहा था। और इसके लिए भारत ने नई पॉलिसी अपनाई, जिसे कहा गया द फॉरवर्ड पॉलिसी। फॉरवर्ड पॉलिसी ऑफ 1960, फॉरवर्ड पॉलिसी ऑफ नेहरू भी कहा जाता है इसे। इसे हालांकि इंटेलिजेंस ब्यूरो के कहने पे बनाया गया था। नेहरू ने इसे इंटेलिजेंस ब्यूरो को बनाने के लिए कहा था, और ऐसा पॉलिसी, फॉरवर्ड पॉलिसी अपनाई गई थी जो नेहरू ने अपनाई। इसका मतलब है कि इंडियन आर्मी जो कि बॉर्डर के पास सिर्फ पेट्रोलिंग करती थी, यानी कि जो पेट्रोलिंग हमारी परमानेंट चौकी नहीं है बैठा था, अब फ्रंटियर एरिया को जाकर ऑक्यूपाई कर लीजिए, यानी कि बॉर्डर का के पास वाले एरिया में जाकर अपनी चौकी बनाइए, वहाँ पर आप डोमिनेट कीजिए और अपनी गश्त को बढ़ाइए। इसी को कहा गया फॉरवर्ड पॉलिसी। और इसको अक्साई चीन और मैकमोहन लाइन दोनों जगह अपनाई गई। और मैकमोहन लाइन में ज़्यादा करी गई, इसमें तो हमने उत्तर में भी जाकर अपनी चौकियाँ बना दी थी। और चाइना ने ऑफिशियल रीजन ये दिया था कि फॉरवर्ड पॉलिसी के कारण हम 1962 के युद्ध करने जा रहे हैं, और उनको माओ जेडोंग के अनुसार भारत तिब्बत पे हमला करना चाहता है, तिब्बत को आज़ाद करवाना चाहता है, या फिर तिब्बत को अपने कब्जे में ले लेना चाहता है। इसलिए भारत में फॉरवर्ड पॉलिसी अपनाया जा रहा है। और इसी के कारण भारत ने अपनी आर्मी को बॉर्डर के इतने करीब रखा है। लेकिन ये सही नहीं है। भारत की आर्मी तो बॉर्डर के पास थी भी नहीं पहले, लेकिन बाद में आर्मी की एक टुकड़ी वहाँ पर भेज दी गई। इसलिए माओ जेडोंग और चाइना इससे काफ़ी अलर्ट हो गए, और उन्होंने 1962 में भारत पर हमला कर दिया। उसके बाद आप डिस्कस करते हैं कि वार कैसे हुए। तो देखिए, वैसे भी 2-3 साल से तनाव चल ही रहा था। ऐसा नहीं कि हमला अचानक से हुआ, ऐसा लग रहा था कि किसी न किसी दिन युद्ध तो हो ही जाएगा। और इस युद्ध की शुरुआत हुई 20 अक्टूबर को, जो कि 21 नवंबर तक चली। इसकी शुरुआत भी ऐसे ही हुई थी कि भारत के कुछ सैनिक पेट्रोलिंग के लिए गए और चाइना के सैनिकों ने गोलियां चला दी, और फिर से भारत के कुछ सैनिक गए और उन पे भी गोलियां चला दी गई, और इसी कारण ये जंग शुरू होती है। 4 दिन के अंदर चाइना की आर्मी ने नेफा के अंदर अपनी कब्जा जमा लिया। लगभग 60 किलोमीटर अंदर घुस गए थे। मैं आपको मैप के जरिए बताता हूँ कि वो कहाँ तक घुसे थे। ये जो मैप है, यहाँ से लेकर के अंदर तक आ चुके थे वो सब। लगभग यहाँ पे एक मार्क है, यानी नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी, यहाँ तक आ चुके थे वो लोग। 60 किलोमीटर अंदर घुस चुके थे और उन्होंने तवांग को कब्जा कर लिया। बोमडीला दर्रा, जो बहुत ही फेमस दर्रा है, उस पर उनका कब्जा हो गया। यहाँ तक कि वो आसाम के तेजपुर बुहार तक आ गए थे, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है। और ये सिर्फ 4 दिनों के अंदर हुआ। इसमें एक बात पता चलती है कि उन्होंने पूरी तैयारी कर रखी थी युद्ध की। उन्होंने पहले से ही बहुत सारे सामान, हथियार, सप्लाई, सब कुछ उन्होंने तिब्बत में स्टॉक कर रखा था, जमा करके रखा था, ताकि जैसे ही युद्ध छिड़े पीछे से सप्लाई लाइन मिलती रहे। तो ये सब दिखाता है कि चाइना पहले से ही युद्ध के लिए तैयार था। इन 4 दिनों की लड़ाई के बाद
3 हफ्ते तक कोई खास लड़ाई नहीं हुई। लड़ाई रुक गई और दोनों के बीच नेगोशिएशन स्टार्ट हो गई और जू इन लाइन ने फिर से प्रपोजल भेजा इंडिया को कि 20 किलोमीटर आप पीछे हट जाओ और 20 किलोमीटर पीछे हम भी हट जाते हैं। लेकिन चाइना ने कहा कि हम तो ऑलरेडी 70 किलो यानी कि 60 किलोमीटर अंदर आ चुके हैं, तो हम वहाँ से 20 किलोमीटर पीछे जाएंगे। तो नेहरू ने इसे रिजेक्ट कर दिया। नेहरू ने इस प्रपोजल को नहीं माना और भी कई सारे शर्तें थी जो कि भारत के लिए काफ़ी ह्यूमिलेटिंग थी भारत के लिए, और भारत सरकार ने उन्हें मानने से मना कर दिया। जैसे ही मानने से मना की तो लड़ाई फिर से स्टार्ट हो गई और 14 नवंबर को इस बार अक्साई चीन में भी काफ़ी भीषण लड़ाई छिड़ गई। इस युद्ध में एक काफ़ी महत्वपूर्ण लड़ाई थी, वो थी रेजांगला की लड़ाई। ये लद्दाख में स्थित एक जगह है और इसके नज़दीक एक गांव है जिसका नाम है चिसूल। चिसूल में एक हवाई पट्टी थी जिसमें चाइना की आर्मी कब्जा करना चाहती थी और इसके लिए रेजांगला को पास करना जरूरी था। लेकिन भारत के 123 वीर सिपाहियों ने जो कि 13 कुमाऊं के थे, उन्होंने इस अटैक को रोक दिया और उनका नेतृत्व कर रहे थे मेजर शैतान सिंह, जिन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। इन 123 सिपाहियों ने लगभग 1000 चाइना के सिपाहियों को मार गिराया और ये सब 17,000 फीट की ऊंचाई पे हुआ, जहां पर सांस लेना भी मुश्किल है। उस हाइट पे 123 सैनिकों ने पूरी वीरता के साथ लड़ते हुए चाइना की आर्मी का अटैक को रोक दिया, पर पूरी ब्रिगेड सामने थी इन 123 सिपाहियों के आगे। और इन 123 सिपाहियों में से 114 सिपाहियों की जान चली गई, वो शहीद हो गए। और मेजर शैतान सिंह की बॉडी तो 1 साल के बाद वहीं बर्फ़ में जमी हुई मिली, जिस जगह पे ये लड़ाई लड़ते लड़ते शहीद हो गए थे। इस युद्ध में भारत के लगभग 1400 सिपाही शहीद हो गए और लगभग 1700 सिपाही तो मिसिंग हो गए, जो कि लड़ाई करते हुए मिले ही नहीं। वो लड़ते लड़ते कहीं खो गए, कहीं गिर गए पहाड़ी इलाके में। और आप देख सकते हैं कि लगभग 3000 सैनिक तो हमारे शहीद ही हो गए थे और 4000 सैनिकों को उन्होंने युद्धबंदी बना लिया। हालांकि बाद में हमें वापस लौटा दिया गया इनको। एक ख़ास बात और थी कि इसमें एयरफोर्स और नेवी का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं किया गया था, और इसका कारण था कि भारत को डर था कि अगर हम अपनी एयरफोर्स का यूज करेंगे तो चाइना भी अपनी एयरफोर्स का यूज करेगा और हमारे शहरों पर बमबारी करेगा। लेकिन ये सक्सेसफुल स्ट्रेटजी नहीं रही। उसके उलट में हमने जब 1965 और 1971 में पाकिस्तान के साथ युद्ध में अपनी नेवी और एयरफोर्स का इस्तेमाल किया और आर्मी के साथ साथ, तो हमें बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला। हमने काफ़ी सफलता प्राप्त की। इस लड़ाई में हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर यानी कि ऊंचाई पे लड़ाइयाँ होनी थी। लगभग सारी बैटल 13,000 से 14,000 फीट की ऊंचाई पर थी। रेजांगला तो 17,000 फीट की ऊंचाई पर थी और अरुणाचल को भी इतनी ऊंचाई पर जब युद्ध हुआ तो भारत को जो फौज थी वो इसके लिए तैयार नहीं थी। हमारे सैनिक के पास गर्म कपड़े नहीं थे, जूते नहीं थे जो ऊंचाई पे पहने जा सके, सन गोगल नहीं थे, आँखों को प्रोटेक्ट करने के लिए बंदूकें नहीं थी हमारे पास। हमारे पास आँखों को प्रोटेक्ट करने के लिए सन ग्लासेस नहीं थे। हमारी बंदूकें काफ़ी पुरानी थी जो कि वर्ल्ड वॉर 2 में ही यूज की गई थी। उधर चाइना के पास मॉडर्न हथियार थे जो AK-47 थे और उन्हें ये सब रसिया से सप्लाई हो रहा था। ये एक बहुत बड़ा रीजन था भारत का इसमें हारने का। हमारे पास सप्लाई पूरी नहीं थी, हमारे पास इक्विपमेंट पूरे नहीं थे साजो सामान जो लड़ाई के लिए ज़रूरी होता है इतनी ऊंचाई पे पूरा नहीं था। हमारे पास सप्लाई रूट नहीं था क्योंकि हमारे पास नॉर्थ ईस्ट की एरिया में सड़कें नहीं थी, वहाँ पर सामान पहुँचाया जा सके। हर जगह हेलीकॉप्टर लैंड कराना संभव नहीं था।
इन सब कारणों के कारण हमारी सप्लाई काफ़ी ख़राब थी। भारत ने इस युद्ध में काफ़ी कुछ सीखा आगे चलकर और अपने नॉर्थ ईस्ट एरिया में रोड बनाई और कई सारे हेलीपैड लैंडिंग एरिया, कई सारी हवाई पट्टियाँ बनाई गई ताकि फ्यूचर में ऐसी कोई दिक्कत ना आए। 21 नवंबर को चाइना ने अपनी तरफ से यूनिलैटरल सीज फायर की घोषणा की, यानी अपनी तरफ से उन्होंने युद्ध विराम की घोषणा की और 60 किलोमीटर जो उनकी आर्मी घुस चुकी थी अरुणाचल प्रदेश में, वो वापस चली गई और मैकमोहन लाइन को 20 किलोमीटर खाली करवा दिया गया और अक्साई चीन में चाइना का पूरा कंट्रोल हो गया। यहाँ से वो पीछे नहीं गए। अक्साई चीन में यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को अब बना ली गई थी। वहीं पे चाइना की फ़ौज आज भी बैठी है और भारत की सिपाही और एलएसी पे के इस तरफ है। पहले भारत की टुकड़ियाँ एलएसी की दूसरी ओर यानी कि अक्साई चीन में पेट्रोलिंग के लिए जाया करती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब देखते हैं इसका रीजन क्या था। चाइना ने युद्ध विराम की घोषणा क्यों की, इसके पीछे कई कारण के कयास लगाए गए हैं, अलग अलग टिप्पणियाँ की गई हैं। ऐसा क्या हुआ था? सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न ये है कि चाइना का इस युद्ध में जो उद्देश्य था वो पूरा हो गया। और दूसरा, कोई भी टेरिटोरियल डिस्प्यूट अगर है तो उसको लेकर चाइना अपनी फ़ौज का इस्तेमाल कर सकती है, ये चाइना बताना चाहता था। यानी कि एशिया में चाइना अपना डोमिनेंस दिखाना चाहता था और फिर इस शो ऑफ पावर का फिर उसने सक्सेसफुली इस्तेमाल भी किया भारत से जीतने के बाद। तीसरा, भारत की जो फॉरवर्ड पॉलिसी थी उसे रोकना था और इसे रोकने के लिए सफल रहे और हमने आगे वाली जो चौकियाँ थी उसे अब खाली कर दी और हम पहाड़ की उतनी ऊंचाई पर नहीं हैं और मैकमोहन की उत्तर दिशा में तो बिल्कुल भी नहीं है, जो कि पहले फॉरवर्ड पॉलिसी के दौरान हमने चौकियाँ बना ली थी। चौथा, यूएसए, यूके और यूएसएसआर ये सब भारत के सपोर्ट में आ गए थे और ऐसा अंदेशा लगाया जा रहा था कि यूएसए अपनी सैनिक भेज सकता है इसमें अगर लड़ाई और लंबी खिंचती है तो, क्योंकि नेहरू ने जॉन एफ कैनेडी जो कि उस समय यूएसए के प्रेसिडेंट थे उनसे मदद मांगी थी। तो नेहरू जी ने जब मदद मांगी तो उन्होंने एक्सेप्ट कर ली और उन्होंने कहा कि हम अपने प्लेन भेजने के बारे में सोच रहे हैं और अमेरिका अपने प्लेन भेजने के बारे में सोच ही रहा था कि चाइना ने अपनी ओर से सीज फायर घोषित कर दिया। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बता दूं कि जब ये लड़ाई चल रही थी अक्टूबर-नवंबर 1962 में, उसी वक्त अक्टूबर 1962 में ही क्यूबन मिसाइल क्राइसिस चालू था। ये यूएसए और यूएसएसआर के बीच में एक न्यूक्लियर लड़ाई की स्थिति थी, मतलब दोनों आमने सामने थे और ये लड़ाई होने ही वाली थी, लेकिन ये बच गया। इससे यूएसएसआर के सबमरीन के पायलट के बुद्धिमत्ता के द्वारा बचा लिया गया और क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के कारण ही दोनों महाशक्ति आपस में बिजी थी और इसीलिए दोनों में से कोई हमारी हेल्प के लिए उस वक्त नहीं आ पाया। अब देखते हैं इसका इम्पैक्ट क्या रहा इंडिया के ऊपर। सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू जो हमारे प्रधानमंत्री थे, उनकी प्रेस्टीज कम हो गई दुनिया में, क्योंकि वो एक स्टेटमैन और एक डिप्लोमेट की तरह जाने जाते थे और उन्होंने चाइना पे भरोसा दिखाया था। चाइना ने उनके इस भरोसे को तोड़ दिया हमला करके और भारत में भी जो उनके राजनीतिक विरोधी थे उन्होंने कहा नेहरू जी की गलतियों के वजह से ही हम युद्ध में हारे हैं और इंटरनेशनली भी उनकी स्टैंडिंग में थोड़ा सा फ़र्क आया था। दूसरी चीज़, भारत ने अपने आप को स्ट्रॉन्ग किया। भारत ने अपने खुद के वेपन सिस्टम पे काम करना शुरू किया, जैसे पृथ्वी मिसाइल, अग्नि मिसाइल, इनको डीआरडीओ ने बनाना शुरू किया। वो इसी लड़ाई के बाद भारत ने इस पे ध्यान देना शुरू किया। पहले 1950 में भारत ने अपनी फ़ौज पे और हथियारों पे तो बिल्कुल ही ध्यान नहीं दिया। भारत के पास कोई मिसाइल प्रोग्राम भी नहीं था। उसके बाद
हेंडरसन ब्रोक रिपोर्ट में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें याद रखिएगा, सरकार ने 2 सीनियर फौज के अफसरों को जिम्मेदारी दी कि आप बताएं कि हम इस लड़ाई में क्यों हारे। तो लेफ्टिनेंट जनरल हेंडरसन ब्रोक और लेफ्टिनेंट जनरल भगत ने ये रिपोर्ट तैयार की और इसमें भारत की जो कमियां थी मिलिट्री और भारत के पॉलिटिकल गलतियां रही थी उन्हें बताया गया, लेकिन इन गलतियों को बताने वाली रिपोर्ट को अभी तक पब्लिक नहीं की गई है। और इस रिपोर्ट को क्लासिफाइड रखने का रीज़न ये है कि इसमें भारत की गलतियों को डिटेल में बताया गया है। फाइनली भारत ने चाइना के खिलाफ सतर्क रहने की एक पॉलिसी बनाई, क्योंकि अब हमें पता हो गया कि हमें सिर्फ पाकिस्तान से खतरा नहीं है। 1962 तक भारत को लगता था कि सिर्फ पाकिस्तान से हमें खतरा है, लेकिन चाइना के हमले के बाद ऐसा लगता है कि कभी चाइना और पाकिस्तान दोनों हम पे हमला कर सकते हैं। और इस समय करंट सिचुएशन में ऐसा स्टैंड ऑफ देखा भी गया था। और इस लड़ाई के बाद से पाकिस्तान और चाइना के बीच दोस्ती हो गई। और अभी आप सब जानते ही हैं कि चाइना से दोस्ती में पाकिस्तान की क्या हालत हो गई है। इस युद्ध के बाद ही दोनों ने अपने डिस्प्यूट ख़त्म कर ली और पाकिस्तान चाइना को काराकोरम चाइना को गिफ्ट में दे दिया और उसके बदले में चाइना की दोस्ती खरीद ली। और अब सब कुछ देख ही रहे हैं आप सब। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। और मैंने जो आपसे एक क्वेश्चन पूछा है वीडियो में, वो उसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो ख़त्म करते हैं वीडियो को, और आप लोग अपनी राय ज़रूर दीजिएगा इसके बारे में, आपका क्या कहना है। और वीडियो कैसी लगी ये भी हमें बताएं, और लाइक करके शेयर कर दें वीडियो को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस टॉपिक के बारे में जान पाएँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।